Hey guys, good morning to everyone. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing well. Welcome back to again our YouTube channel EduGem Live Classes. आज है 2 जनवरी, so I hope कि आपने 1 जनवरी को बिल्कुल सही से यूटिलाइज किया होगा। जो आपके गोल्स आपने डिसाइड किए होंगे उनको राइट किया होगा, लिखा होगा और उनको इम्प्लीमेंट करने का या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने एक तरह से डिटर्मिनेशन लिया होगा। ये मैं होप करता हूँ, ठीक है। देखो आगे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके आप एक तरह से परफेक्ट शेड्यूल बनाएंगे, आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और जितना आप उसको कंप्लीट करने के बाद में ही जैसे डे बाय डे आपको अपने जो ग्रोथ है या अपने जो फ्लरिशनेस है उसको एक तरह से सोचना है कि वो कितना हो चुका है और आपको जो दिन में आपने असाइन किया कि मुझे इतना पढ़ना है, वो आप असाइन होने करने के बाद में आप थोड़ा सेटिस्फाई होंगे, हाँ मैंने आज का काम कर लिया है, अब मैं थोड़ा और साइड वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो डे बाय डे गोल डिसाइड करें, कंटिन्यूस वर्क करें, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती, तो कंटिन्यूस वर्क करते रहें, एक दिन आपके हाथ में आपकी सफलता जरूर होगी, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो सुबह का मॉर्निंग सेशन होता है वो द हिंदू का एनालिसिस होता है, एक तरह से जो आपके एडिटोरियल्स आते हैं उनको मैं एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उनको हिंदी में बताने का, एक तरह से अपना जो पर्पस है वो हिंदी में बताने का है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है और आपका करंट जीके तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। साथ के साथ में आपको पता होना कि यहाँ पे मैं वोकैब बूस्टर एक तरह से लेके आता हूँ, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आज के सेक्शन में आपके सामने आई है उसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट रहता है। ये अपना कंप्लीट पार्ट होता है और साथ में बात करें तो उसका परफेक्ट एक तरह से थोरो एनालिसिस करता हूँ मैं, तो आपको समझ में आता है कि आज के जो एडिटोरियल्स उनमें क्या बात की गई है, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें इंग्लिश भी आती होगी और करंट जीके तो आता ही आता है, तो उसके लिए सबके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। 2018 से 2019 में आ चुके हैं, तो आपने जो डिसाइड किया उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, उसको एग्जीक्यूट करें, यही मेरे आपके लिए एक सजेशन रहेगा और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर। बात करते हैं वोकैब बूस्टर की, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको आप देखें। साथ में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखा हुआ है सब वर्ड का, यानी कि कौन सा वर्ड क्या बताता है, दैट मीन्स व्हाट इट इज, लाइक नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर आपका और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपका कंजंक्शन हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड अपने पास कंटेजियन, ठीक है, कंटेजियन बोलेंगे इसको, नॉट कॉन्टेजियन। देखो कंटेजियन सीधी सी बात है, डिजीज होते हैं अपने पास, वो डिजीज कौन से होते हैं जो कि बोलचाल से फैलते हैं, लाइक आपको पता है कि छूने से भी फैल सकते हैं या फिर आपको बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट मैंने से फैलते हैं, है ना, उन डिजीज को बोलते हैं कंटेजियस डिजीज। उसी से वर्ड बना है। देखो मेरा बताने का मोटो यही रहता है कि आपको पता चले कि वर्ड बनते कैसे, है ना, वर्ड इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। हर एक वोकेबुलरी को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक वोकेबुलरी को रट भी नहीं सकता। हाँ, जिसको ज्यादा वोकेबुलरी याद होती है उसका सीधा सा एक ही रूल होता है कि वो वर्ड को पकड़ लेता है, उसकी थीम को पकड़ लेता है, उस पर यदि कोई वर्ड इसको दिख जाए तो गेस कर सकता है इसका मीनिंग ये होता होगा। लाइक मैंने जब इस वर्ड को पहली बार देखा तो मुझे एक वर्ड ध्यान में आया, कंटेजियस डिजीज, है ना। दैट मीन्स मुझे पता लग गया कि कुछ न कुछ कम्युनिकेशन की बात होगी, कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जहाँ पे कॉन्टेक्ट में बात होगी। तो इसका मतलब देखो आप, पहली बात तो नाउन है, इसका मतलब है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एटीट्यूड और इमोशनल स्टेट अमंग ए नंबर ऑफ पीपल। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों के बीच में कोई यदि कोई इमोशनल आपकी कोई स्टेट होती है या फिर उनका कम्युनिकेशन होता है बीच के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कंटेजियन बोलते हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ड उस वाले वर्ड से कैसे इंटर रिलेटेड है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। यदि आपने कनेक्ट करना सीख लिया, उस वर्ड की थीम पकड़ ली, या फिर बात करें मुद्दे की बात करें तो रूट वर्ड पकड़ लिया आपने, तो आपको हर एक वर्ड पता लग जाएगा। हर एक चीज को आपको याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज प्रोग्नोस्टिकेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्नोस्टिकेट, एंड इट्स अ वर्ड। देखो जहां पर भी वही बात अपना जो रहता है वो ये है कि इसके अंदर रूट वर्ड आपको क्या पकड़ना, क्या है इसके अंदर आपको पकड़ना है GNOS। जहां पर भी वर्ड आता है GNOS या फिर GNOW ऐसे कुछ आता है तो वहां पे बात होती है जानने की, समझने की, है ना। या कुछ जैसे एक वर्ड होता है कोग्नाइजेबल, तो उसमें आता है COGNA, कोग्नोस, ऐसे कुछ वर्ड आता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये ओग्नोस वर्ड या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है जानना। तो इसका मतलब क्या है, मेक ए प्रेडिक्शन अबाउट, यानी किसी चीज के बारे में पूर्व धारणा बनाना, प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगाना, टेल इन एडवांस यानी पहले बता देना, जैसे बोलते हैं ना कि अंतर्यामी होते हैं या फिर फोरकास्ट करते हैं। लाइक आपको पता है वेदर फोरकास्टिंग होती है, आप अनुमान लगाते हैं कि 2 दिन बाद में वेदर ऐसा रहने वाला है। बी ए साइन ऑफ समथिंग टू कम, ऐसा कोई चिन्ह होना, ऐसा कुछ आपके पास संकेत होना कि हाँ अब क्या होने वाला है, मतलब पहले पता लग जाए। या फिर स्पेशली समथिंग इंपॉर्टेंट और बैड, यानी कुछ अच्छा या बुरा होने वाला हो ना तो उसको पहले पता लग जाए, दैट विल बी कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेशन, या फिर उस वर्ड को बोलेंगे प्रोग्नोस्टिकेट। विजिल अच्छा वर्ड है, आपने वर्ड सुना होगा विजिलेंटिज्म, है ना, जो आपके काउ विजिलेंटिज्म होते हैं
वो विजिल वर्ड होता है चौकन्ना रहना एक तरीके से, या फिर सर्वेलेंस, निगरानी करना किसी चीज की, गार्ड करना, किसी को ऑब्जर्व करना, इसका मतलब हो जाएगा विजिलेंस। विजिल आपकी नाउन है, विजिलेंस आपका फिर से नाउन बन जाएगा, ठीक है। सली, सली बोलेंगे आपका एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को संदेह के घेरे में होना, कोई चीज उसके ऊपर कुछ डाउट्स होना आपको, प्लेस अंडर सस्पिशन और कास्ट डाउट अपॉन, यानी किसी के ऊपर संदेह होना कि ये सही है कि नहीं है, ऐसा संदेह होता है ना, उसको बोलते हैं सली। और इसका तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट मीनिंग ये भी है कि मैक डर्टी और स्पॉटी, यानी किसी चीज को गंदा कर देना, उसको धब्बे लगा देना, उसको बोलते हैं सली करना, मतलब कि नेगेटिव वर्ड है। एज बाई एक्सपोजर टू एयर ऑल्सो यूज्ड मेटामॉर्फिकली, यानी कि एक्सपोजर एयर की तरफ एक्सपोज कर देते हैं तो भी इसको सली बोलते हैं। और इस वर्ड को कहीं ना कहीं आप मेटामॉर्फिकली यानी आप व्यंग्य के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसको अपन सार्केज्म बोलते हैं, उसके रूप में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास प्लेटो। प्लेटो वर्ब है, इसका मतलब होता है लेवल आउट या फिर रीच ए स्टेबल स्टेट ऑफ लिटिल चेंज, यानी ऐसी कोई चीज जो आपकी वैसी की वैसी रहती है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। लाइक आप उसमें चेंज करना चाहते हैं कि मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, जैसे आरबीआई डिसाइड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी होगी और उतना नहीं होता है, वो कंटिन्यू वहीं पे पड़ी रहती है, तो इसको बोलते हैं प्लेटो, यानी लेवल आउट, आप उस लेवल से आउट हो चुके हैं। और देखो उसी चीज पे रुकना मतलब स्टॉल हो जाना, स्टॉल मतलब STALL, स्टॉल हो जाना। और इसके लिए आपको पता है स्टेगनेट हो जाता है, पानी को रुक जाता है, उसको बोलते हैं स्टेगनेट। तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें स्थिर हैं, मूव नहीं कर रही हैं, आपको इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वेरी लिटिल चेंज आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको बोला जाएगा प्लेटो। कंसेंसस बिल्कुल इजी वर्ड है, नाउन है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों की राय होती है किसी काम करने में, और धारणा होती है कि सब सर्वसम्मति होती है, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस। अग्रीमेंट इन द जजमेंट और ओपिनियन रीच्ड बाय ए ग्रुप एज ए होल, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, वो कोई यदि सर्वसम्मति से यानी जनमत संग्रह से, रेफरेंडम से यदि कोई आपका कोई काम डिसाइड करता है कि हाँ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए गांव में, ये काम होना चाहिए गांव में, यहाँ पे प्याऊ बननी चाहिए, तो जो जनमत संग्रह होता है या फिर जो आपका एक सर्वसम्मति होती है उसको बोलते हैं कंसेंसस। इररिवोकेबल आपका एडजेक्टिव है। रिवोक का मतलब होता है, देखो रिवोक में वैसे तो क्या आता है ना, ध्यान रखना रिवोक में क्या आता है। रिवोक का मतलब किसी चीज को आपने कर दिया, अब आप उसको पीछे नहीं खींच सकते। दैट मीन्स इररिवोकेबल का मतलब हो गया इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिट्रैक्टेड और रिवोक्ड। दैट मीन्स कि मान लो कोई गाड़ी छूट गई, जैसे जयपुर से किसी को जाना है, गाड़ी छूट गई, अब वो जैसे छूट गई तो ठीक है, ट्रेन है तो वापस तो आ नहीं सकती, वो छूट गई, अब उसको वापस से आप वहां उस वाली पोजीशन में नहीं ला सकते जहां पर वो स्टार्टिंग में थी। सो दैट मीन्स कि इररिवोकेबल का मतलब है कि ऐसी कोई चीज को वापस पुनः से स्थापित नहीं किया जा सकता, या ऐसे मान लो कि आप वापस उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, जो एक बार हो गया जो हो गया, गाड़ी छूट गई तो छूट गई, ऐसे होता है ना। तो इररिवोकेबल आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं, आपकी कुछ भी हो सकता है, तो इररिवोकेबल मतलब क्या हो गया, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिट्रैक्टेड। फार्सिकल एंड एडजेक्टिव, एंड इसका मतलब होता है कि ब्रॉडली यानी बहुत बड़े रूप से, और एक्स्ट्रावेगेंटली यानी बहुत ही खर्चीले रूप से ह्यूमरस होना। दैट मीन्स कि ह्यूमरस एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी का परिहास उड़ाना, या फिर किसी की हंसी उड़ाना थोड़ी सी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कोई चीज जिसपे आपको विश्वास नहीं हो, यानी वो रिडिकुलस हो या रिडिक्यूल हो, या फिर रिजेंबलिंग फार्स, यानी वो उस पर विश्वास करने लायक नहीं हो ना, क्रेडिबल नहीं हो, इनक्रेडिबल हो। मतलब इनक्रेडिबल क्या होता है, इनक्रेडिबल देखो पॉजिटिव वर्ड तो होता है, लेकिन उसका मतलब होता है कि जो विश्वास करने योग्य नहीं हो ना। तो फार्सिकल आपका एडजेक्टिव है, तो फार्स इसकी नाउन हो जाएगा, ठीक है। इस पर विश्वास नहीं हो, रिडिकुलस, इस बात को बोल सकते हैं। दैट कंप्लीट आवर वोकैब बूस्टर एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। बात करते हैं हमने एक तरह से जो आर्टिकल्स हैं, जो भी एडिटोरियल्स हैं या फिर लीड है, जो भी है उसकी बात करते हैं। देखो इसमें कई आर्टिकल थे जो आपके फॉरेन से होते हैं। फॉरेन वालों को देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि फॉरेन जो आपके फॉरेन रिलेशंस होते हैं, चलो इंडिया इंक्लूड है उसको डिस्कस करते हैं, और आपका ये आर्टिकल इंडिया को इंक्लूड करके ही है। जैसे फॉरेन के आर्टिकल्स होते हैं, कई बार जैसे आज एक आर्टिकल आया था, जैसे सऊदी अरब और जो इजराइल है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशंस बढ़ रहे हैं, और दोनों का शत्रु है, दोनों का एनिमी है ईरान। तो जो आपने सुना होगा कि एनिमी का एनिमी तो अपना फ्रेंड होता है ना, तो वैसे ही ईरान दोनों का कैसे एनिमी बन चुका है। तो वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से इंडिया कैसे इन्वॉल्व है उसके अंदर। सो ये आर्टिकल अपना पास द बायलैटरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया इंक्लूड है। बात करते हैं बांग्लादेश के इलेक्शंस की। बांग्लादेश के इलेक्शंस की आपने सुना होगा कि जो हसीना है, मिस हसीना, उन्होंने वापस से वहाँ पे एक तरह से जीत लिया है। एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो जीत लिया, आम चुनाव जीत लिए वहाँ पे, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे 50-60%, उन्होंने लगभग 90 to 95% उनके पास सीट है, 300 सीट वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे यूनिकैमरल है,
मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि यूनिकैमरल लिखा हुआ साफ साफ। यूनिकैमरल का मतलब होता है कि वहाँ पे एक ही हाउस है। जैसे इंडिया में बाइकैमरल है, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाउस है, अपर हाउस है, लेकिन वहाँ पे एक ही हाउस है जहाँ पे 300 सीट्स हैं। उस 300 के अंदर से आपको पता है 288 सीट, कितनी 288 सीट किसने जीती हैं? इनकी पार्टी ने जीती हैं, ठीक है, जो आवामी लीग है जिसको अपन AL बोलेंगे, आवामी लीग ने जीती हैं। तो आपने देखा कि लगभग ये तो आपका 10%, 95% के आसपास इन्होंने सीट जीती है, 95-96%। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपका एक तरह से ब्रूट डिसीजंस हो जाएगा कि हाँ जनता इन्हीं को चाहती है। लेकिन कई चीज़ें यहाँ पे ऑपोजिट देखने को मिली हैं। कम से कम यहाँ पे 15 लोगों के आसपास मारे गए इस दिन, सिर्फ और सिर्फ इस दिन, जिस दिन आपका चुनाव हुए थे उस दिन मारे गए, और कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल भी हो गए। और तो आवामी लीग पे सवाल भी उठ रहे थे कि वो एक तरह से अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और खास करके जो इनका फ्रंट है, ओपोजिशन है, उसके जो एक्टिविस्ट पर्सन्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको कहीं न कहीं अगवा कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। तो ये बात भी देखने को आ रही थी। लेकिन इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा इसके अंदर वो देखना है, ठीक है। India and Bangladesh must seize the opportunity to further enhance connectivity and trade ties. That means कि इंडिया का बेनिफिट ऐसे ही है कि बांग्लादेश में जीत गया, मिस हसीना जीत गई, लेकिन मिस हसीना और जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में। सो अब उन टाइज को, उन रिलेशंस को और आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये बात हमें बोली गई है। आवामी लीग 11th जनरल इलेक्शंस थे, स्पेक्टेकुलर विनिंग, अच्छी वहां पे जीत हुई है। न्यू जनरेशन हैव वोटेड फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ए सेक्युलर पॉलिटी। दैट मीन्स कि नई जो जनरेशन है जिन्होंने इसको वोट दिया है वो क्या चाहती है? वो कहेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहती है एंड साथ में सेक्युलर पॉलिटी। दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स ऐसी हो जहाँ पे सेक्युलरिज्म थोड़ा सा अच्छा हो, जहाँ पे एक धर्म को वहाँ पे अच्छा प्रायोरिटी नहीं दी जाए, सबको बराबर माना जाए, ऐसी पॉलिटी चाहते हैं कौन? वहाँ की यूथ। और तभी उन्होंने ऐसे इतनी अच्छी मेजोरिटी से वहाँ इनको जिताया भी है। The Awami League has obtained a brute majority of 288 सीट, मैंने आपको बता दिया, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखो इनका जो हाउस है इसमें 300 सीट डायरेक्टली हैं और 50 सीट है रिजर्व फॉर विमेन। 50 सीट तो सिर्फ विमेन की रिजर्व हैं, और दैट अबाउट टू 15 to 16% हो जाएगा इसका, जो कि रिजर्व है किनके लिए? विमेन के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। Other opposition leaders hurling allegations that the elections were farcical and asking that new elections। अब opposition वाले तो यही कहेंगे भैया इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, तो यही कहेंगे कि इलेक्शंस सही नहीं हुए, उन पे आरोप लगे हैं और वापस इलेक्शंस हो। इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस ऑन पोलिंग डे क्लेम्ड 17 लीव्स। दैट मीन्स कि 17 लोगों की जाने चली गई। सेवरल ऑपोजिशन कैंडिडेट विथड्रू फ्रॉम द फ्रे। कई ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स ने वहां से विड्रॉ कर लिया, वहां से हट गए। साइटिंग, क्या देखते हो उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या उल्लेख किया होगा? वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शन बाय आवामी लीग वर्कर्स, ठीक है। कई ऑपोजिशन लीडर्स ने तो वहां से विड्रॉ कर लिया, ये देखते हुए कि वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं। किसके द्वारा? आवामी लीग। आवामी लीग मतलब जो मिस हसीना उनकी पार्टी वो आवामी लीग है, ठीक है। एक तरह से जो उनका गठबंधन है उसमें मेजर पार्टी कौन सी है? आवामी लीग है। किडनैपिंग ऑफ द इलेक्शन एजेंट्स एंड वोटर्स बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट्स। आवामी लीग के अत्याचारों को देखते हुए, ठीक है, कि वो उनके एजेंट्स हैं, वो किडनैप कर रहे हैं, वोटर्स को धमका रहे हैं, भड़का रहे हैं और उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आवामी लीग के एक तरह से शोषण को देखते हुए, अत्याचारों को देखते हुए कई लोगों ने तो वहाँ से आपका विड्रॉ कर लिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, पिछले दशक के अंदर, देयर इज एन इररिवोकेबल एंड इरिवर्सिबल बाईपार्टिसन पॉलिटिकल कंसेंसस इन इंडिया फॉर अपग्रेडिंग रिलेशंस अक्रॉस ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरफेस ऑफ टाइज। दैट मीन्स कि लास्ट डेकेड के अंदर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसेंसस आपका आपके जो सर्वसम्मति यही है कि कैसे नहीं करके ऐसे रिलेशंस बनाने जाएं लोगों के साथ में जो अच्छे हों, इररिवोकेबल हो, दैट मीन्स कि उनको चेंज नहीं किया जा सके, और इरिवर्सिबल हो ताकि उनको जैसे आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकते। अच्छे आपको रिलेशंस बनाने हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। और एज यू ऑल नो दैट कि इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है ना। अब होता है नेपाल भी इंडिया के कहीं पास में, नेपाल भी कहीं चाइना के पास में जा रहा है। और बात करें बांग्लादेश भी इतना अच्छा नहीं है, भूटान भी इतना अच्छा नहीं है। बात करें पाकिस्तान तो है ही नहीं, वो तो चाइना का ही एक तरह से है ना, उसका ही गुलाम हो सकता है ना। तो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ में थोड़ा आपके रिलेशंस ठीक हैं तो आपको फर्दर एनहांस करना उनको। बांग्लादेश इमर्ज्ड, बांग्लादेश एक तरह से उठ खड़ा हुआ है एज ए की इंटरलोक्यूटर इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सब रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक। दैट मीन्स कि बांग्लादेश एक तरह से दोस्त है इंडिया का, जो आपको जो ईस्ट पॉलिसी है
आपके जो सब रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एंड द BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल इनिशिएटिव। दैट मीन्स कि जो इनिशिएटिव हैं उनके अंदर आपका एक तरह से जो बांग्लादेश है वो इंडिया को कभी न कभी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बिम्स्टेक और यहाँ पे BBIN की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, आप इनको याद रखें। और खास करके जो बिम्स्टेक है और उसका बिम्स्टेक का जो मुख्यालय वो काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एंड BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो बांग्लादेश में सपोर्ट कर सकता है, इंडिया को अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए बांग्लादेश के साथ में। डेनायल ऑफ सपोर्ट टू इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स with insurgent leaders handed over to India has progressively built trust and confidence between the two countries। कौन सी चीज ने एक तरह से बिटवीन द टू कंट्रीज आपका अच्छे रिलेशंस बनाए हैं उसकी बात हो रही है। बांग्लादेश ने क्या किया, उसने इंडिया के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, इंसर्जेंट मतलब जो आपके उग्रवादी होते हैं ना, उनके ग्रुप्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो जो ग्रुप है, देखो आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, तो SURG ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। सर्ज का मतलब अचानक से फूट पड़ना ना। तो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उग्रवादी ग्रुप्स होते हैं, उनको कहीं न कहीं उनके सपोर्ट को ना कर देना, डिनाइल मतलब मना कर देना कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड विद इंसर्जेंट लीडर्स हैंडेड ओवर टू इंडिया, और आपके जो इंसर्जेंट लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंडिया के हवाले कर देना। इन बातों ने आपको पता है, इन बातों ने कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस आपके दो कंट्रीज के अंदर आपका बिल्ड हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। बात करते हैं ट्रेड की, व्यापार की। तो लगभग $9 बिलियन प्लस एन एस्टिमेटेड इनफॉर्मल ट्रेड ऑफ अराउंड $8 to 9 बिलियन। 9 बिलियन आपका क्या है, $9 बिलियन आपका एक तरह से ऑफिशियल आपका ट्रेड है, लेकिन 8 से 9 बिलियन और है जो आपका क्या है, इनफॉर्मल ट्रेड आप बोल सकते हैं जिसको, कि वो इतना है लेकिन पता नहीं चला इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन 9 बिलियन आपका लगभग मिला के देखेंगे आप इसको, तो लगभग आपका ये $18 बिलियन के आसपास जाता है आपका ट्रेड, जो काफी है और उसको आपको संभालना भी पड़ेगा और उनको फर्दर भी आपको एडवांस करना पड़ेगा। Cooperation in connectivity, energy, security and intelligence matters has intensified। That means कि आपका जो सद्भाव है, आपके सहयोग की भावना है, किस के अंदर, कनेक्टिविटी यानी कि आपका जो संपर्क है, एनर्जी, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, ये आपका कहीं ना कहीं ये सारे मैटर्स आपके इंटेंसिफाई हुए हैं। आपको एक तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। Cooperation in connectivity, energy and I think this line has repeated, so इसको छोड़ते हैं, ठीक है। Bangladesh has provided cyber connectivity between the international gateway at Cox's Bazar to Agartala for faster internet connectivity in India's northern eastern states। That means कि बात हो रही है कि बांग्लादेश ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, साइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है। कहाँ पर, जो उसका एक तरह से इंटरनेशनल गेटवे की बात की जा रही है, कॉक्स बाजार आपका बांग्लादेश में है, और अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको साइबर कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो कि एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट करने के लिए है। और किसके अंदर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश अच्छी सेवाएं भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। कंस्ट्रक्शन एट द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इंडिया किस तरह से हेल्प कर रहा है बांग्लादेश को, उसकी बात कर लेते हैं। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। सोचा गया है कि उसका 3600 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे बिजली का। तो कहीं की इंडिया की कंपनीज है वहाँ पे 3600 मेगावाट का जैसे पावर प्लांट लगा रही हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, और बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा रूपपुर में। और कई आपको पता है कई तो बन भी चुके हैं और कहीं भी पावर प्रोडक्शन हो भी रहा है, लेकिन ये आपका एक तरह से फोरकास्टिंग है। आप ना सोच के चल रहे हो कि हम 3600 मेगावाट का और वहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे और वहाँ पे आपके पावर प्लांट भी बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया भी काफी उनको हेल्प कर रहा है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एक एरिया है जो कि SAFT होता है, SAFT, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम अराउंड $350 मिलियन टू द करंट लेवल ऑफ अराउंड $900 मिलियन। दैट मीन्स कि आपको पता है कि जब से साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हुआ है, जहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज होती हैं आपस में फ्री ट्रेड कर सकती हैं, नो एक्साइज वगैरह लगता है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट बढ़ गया है इंडिया की तरफ, वो पहले $350 मिलियन का होता था, अब अराउंड हो रहा है $900 मिलियन। सो काफी आपको बढ़ गया है, लगभग 2.5 से 3 गुना आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया है बांग्लादेश का इंडिया की तरफ, जब से आपका साउथ एशियन के जो कंट्रीज हैं वहां पे फ्री ट्रेड एरिया ट्रीटी बनी है, उनका समझौता बना है, एग्रीमेंट बना, तब से। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश
हैज रीच्ड $3 बिलियन। $3 बिलियन इंडिया की इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के लिए। इन 2017 13 agreements worth around $10 बिलियन were signed in the power and energy sectors। 2017 के अंदर लगभग 13 एग्रीमेंट को साइन किया गया जो रिलेटेड थे कि पावर से और एनर्जी सेक्टर से। देखो मैं आपको बता रहा था ना कि वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके इंस्टॉल करने हैं, तो ऑब्वियस है कि वो पैसा वहीं पे लगेगा। और ये आपकी डील थी लगभग $10 बिलियन की। दैट मीन्स आपके 13 एग्रीमेंट्स की टोटल कॉस्ट थी अराउंड $10 बिलियन। तो बहुत बड़ी आपकी एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपका इंडिया वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नेबरहुड जो आपकी पॉलिसी है वो काफी स्ट्रॉन्ग होगी इससे। विद द राइज ऑफ रिलीजियस रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका रिलीजियस रेडिकलिज्म जो आपका धर्मवाद बढ़ रहा है और आतंकवाद टेररिज्म बढ़ रहा है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज विल रिक्वायर ग्रेटर कोऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आपका आतंकवाद बढ़ता है आपको डिफेंस की सिक्योरिटी जो होती है आपकी जो भी इश्यूज होते हैं उनको आपको ज़्यादा आपको हेल्प करनी चाहिए, ज़्यादा आपकी सहयोग की भावना वहाँ पे होनी चाहिए। विद द मैसिव लॉस द NUF is likely to boycott the parliament and take to street agitation, selling Bangladesh reputation as a democracy। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ओकिया फ्रंट है। ठीक है, NUF का मतलब वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी, अब वो इतनी बुरी तरीके से हार चुकी है तो उसको क्या करेगी, वो पार्लियामेंट को बाइकआउट करेगी, उसमें वहाँ पे नहीं बैठेगी, उसका बहिष्कार करेगी। और कहीं ना कहीं आपके जो छुटपुट आपके जो विवाद होते हैं या फिर आपके जो मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, एजिटेशन क्या होता है एक तरह से, तो एजिटेशन आंदोलन तो होता है लेकिन एजिटेशन कहीं ना कहीं आपको ऐसे आंदोलन होता है ना, जैसे कि जहाँ पे लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं ना, वो आंदोलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ऑपोजिशन है वो तो यही करने वाली है, कहीं ना कहीं स्ट्रीट्स आपकी गलियां वहां पे एजिटेशन देखने को मिलेगा। सलिंग यानी किस चीज को आप किसी पे दबा लगाओगे, आप जो आपके ऑपोजिशन है वो किस चीज पे दबा लगाएगी। सलिंग बांग्लादेश रेपुटेशन एज ए डेमोक्रेसी। बांग्लादेश आपकी जो डेमोक्रेसी है कहीं की उसकी रेपुटेशन पे धब्बा लगाने का काम करेगी। कौन? आपकी ऑपोजिशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्लियामेंट का बॉयकॉट कर सकती है और साथ में स्ट्रीट एजिटेशन भी देखने को मिल सकता है उनके द्वारा। ठीक है, बात करते हैं कि बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं रोहिंग्या इश्यू पे कुछ न कुछ आपको पता है। रोहिंग्या इश्यू which has imposed a huge economic and security burden on Bangladesh। रोहिंग्या इश्यू है वहाँ पे काफी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी रिलेशंस थोड़े गड़बड़ नजर आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जो रोहिंग्या है उनको इंडिया में शरण नहीं दी गई, तो बांग्लादेश के ऊपर बर्डन थी कि वो उनको एक तरह से इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बर्डन बांग्लादेश के ऊपर आ गए कि उनको सिक्योर करे, उनको फूड प्रोवाइड करे, तो कहीं ना कहीं खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक बर्डन कह सकते हैं इसको बांग्लादेश के ऊपर। While Bangladesh is overwhelmingly dependent on military hardware from China। बात करते हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंट है जो आपके मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करता है। सो इंडिया हैज प्रोवाइडेड ए $500 मिलियन LOC फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस रिलेटेड गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो इस बात को देखते हुए इंडिया ने उसको लगभग $500 बिलियन है ना, $500 बिलियन या फिर $500 मिलियन की उसको एक तरह से प्रोक्योरमेंट भेजा है। और किससे रिलेटेड है वो? डिफेंस रिलेटेड गुड्स। गुड्स मतलब सामान और माल, तो डिफेंस रिलेटेड गुड्स इंडिया से जा रहा है बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं इंडिया हेल्प करना चाहता है और ये भी कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि आप चाइना से हेल्प मत लो। सो इंडिया हैज वेलकम्ड द इलेक्शन रिजल्ट्स and Prime Minister नरेंद्र मोदी was the first leader to telephone and congratulate Miss हसीना। That means कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट आपके लीडर थे जिन्होंने फोन किया, उनको बधाई दी कि हाँ आप जीत गए हैं, तो अच्छी बात है। So Bangladesh India relations have reached a stage of maturity, and with further upgrading and integration of infrastructure, bilateral ties can be expected to grow stronger in the future। That means कि आपको पता है कि अब आप मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, है ना। अब आपको ये नहीं आप नेसेंट है, नेसेंट का मतलब होता है अभी भी आप स्टार्ट हुए। जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चा जन्म लेता है तो वो उसकी स्टार्टिंग फेज होती है, उसको नेसेंट फेज बोलते हैं। नाउ इट इज नॉट नेसेंट फेज फॉर यू, यू आर ग्रोन अप एंड यू आर मैच्योर, यू हैव मैच्योर रिलेशंस बिटवीन ईच अदर, है ना। सो बात कर सकते हैं कि अब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रेट करें, उनको एक्सपांड करें, उसको अपग्रेड करें। बायलैटरल टाइज को भी आपको देखने को मिलेगा कि इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये आपसे बोला जा रहा है कि बायलैटरल टाइज कैन बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर। दैट मीन्स कि आपको एक्सपेक्ट करो कि आपको देखने को मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल था, बड़ा आर्टिकल था, मैंने उसको काफी अच्छे से डिस्कस किया कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में क्या क्या आपके रिलेशंस हैं।
सिंस इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया की बात हो रही है, सो इस आर्टिकल को इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये अपने पास की जो एनपीए होते हैं, एनपीए मतलब आपको सब जानते हैं, एनपीए मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग हैं, दैट मीन्स कि वो आप जो बैंक के लिए कोई परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि वो आपसे तो पैसा ले गए, है ना, मान लो आपने 10,000 करोड़ लेके, आपको बता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सो वो उधार तो ले गए लेकिन वो वापस आपको दे नहीं रहे हैं ना, वो जैसे इंडिया छोड़ के भाग गए, तो वो आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग है, वो आपके लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ऐसे लोगों को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लोग भी हो सकते हैं, कोई आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। सो उनको कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि लास्ट कुछ एक आधे साल में आपको एनपीए के अंदर काफी अच्छी जो डिक्लाइन देखने को मिला है, कमी देखने को मिले, यानी आपका एनपीए कम हो रहा है। तो अच्छी बात है, एनपीए कम होना चाहिए, एनपीए ज्यादा होगा तो आपके पास उधार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को लॉस है। सो बात करते हैं साइंस ऑफ ए टर्न अराउंड। कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कुछ टर्न अराउंड होने के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपकी ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, सत्ता नहीं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। टर्न अराउंड का मतलब हो जाएगा ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके साइंस हमने को देखने को मिल रहे हैं, उसको कहीं के संकेत मिल रहे हैं, ओमेन हमने को देखने को मिल रहा है। और क्या है वो, ऑन आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। ठीक है, जो बैंक का भी बैंकर है ना, तो आरबीआई की रिपोर्ट आई है कौन सी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी हम फाइनेंशियल कितने स्टेबल हैं। तो उसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिला है, तो अच्छे साइंस हैं, अच्छे आपके संकेत हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। रेगुलेटरी विजिल शुड नॉट ईज आफ्टर द हाफ ईयरली डिक्लाइन इन बैंक्स ग्रोस एनपीए रेशियो। सो रेगुलेटरी विजिल में मैंने आपको बताया था चौकन्ना रहना या फिर निगरानी में रखना, है ना, सर्वेलेंस, अंडर सर्वेलेंस। सो रेगुलेटरी विजिल शुड नॉट ईज, आपकी जो रेगुलेशंस, आपकी जो आप निगरानी रखते हो, उसको आपको इजी नहीं करना है, उसको आप हल्के में नहीं लेंगे। कब, आफ्टर द हाफ ईयरली डिक्लाइन इन बैंक्स ग्रोस एनपीए रेशियो, जो आपका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशियो कम हुआ है, तो ठीक है, आपको ऐसे नहीं सोचना कि चलो ठीक है कम हुआ है, उसको और कम करो, यानी कि आपको हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। आपको जो रेगुलेटरी विजिल होती है, आपकी सर्वेलेंस होती है, आपकी निगरानी होती है, आपको चौकन्ना होता है, चौकन्ने रहते हो आप, उसको आपको कम नहीं करना है। और किसके लिए बोला गया है, ऑब्वियस है कि आरबीआई को बोला गया कि आरबीआई को और इसको कम करना पड़ेगा। द फॉग ऑफ बैड लॉन्स, फॉग मतलब होता है धुआं, है ना, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे धुआं की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपके जो बैड लॉन्स यानी कि बुरे ऋण जो आपने दे रखे हैं, उनका जो आपके ऊपर वो आप जो उसके जो बादल मंडराए हुए हैं, उनके लिए बोला गया फॉग ऑफ बैड लॉन्स। सराउंडिंग द बैंकिंग सेक्टर, सराउंडिंग का मतलब उसको घेरे हुए है, उसको कवर किए हुए हैं। सराउंड का मतलब तो कपड़ा भी होता है सराउंड का मतलब, लेकिन सराउंड आपका जो वर्क के रूप में आ जाएगा, इसको कवर कर लेना, किसी को घेर लेना, ऐसे, है ना। सराउंडिंग द बैंकिंग सेक्टर, ऐसा धुआं, एक ऐसे बादल जो कि बैंकिंग सेक्टर को घेरे हुए हैं। अपीयर्स टू बी लिफ्टिंग, ये जो आपका फॉग है, जो आपके बादल है, वो कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ सस्टेन्ड स्ट्रेस, बहुत सारा आपने जो आपका लंबा टाइम पीरियड गया है और कहीं जा रहे कि आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो आपका पैसा डूब गया, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को कम मिल रहा है कि उसका जो एक तरह से रेशियो है वो कम होता दिख रहा है। तो अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। द रेशियो अक्रॉस ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैज ईज्ड, यानी कम हुआ है, टू 10.8% एज ऑफ एंड सितंबर 2018 फ्रॉम 11.5% इन मार्च। मार्च के अंदर आपका जो एनपीए रेशियो था वो लगभग 11.5% था, एंड नाउ इन द एंड ऑफ सितंबर 2018 इट वाज अबाउट 10.8%। तो कहीं ना आपको बहुत अच्छा इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, अच्छी बात है। विद बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स पोस्टिंग ड्रॉप्स इन द की इंडिकेटर्स ऑफ बैड लोन्स, दोनों सेक्टर्स ने, पब्लिक सेक्टर्स ने भी, बैंक्स ने भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी आपको जो आपने लोन देते हैं उन्होंने बोला कि बिल्कुल हमको देखने को मिला कि जो आपके बैड लोन्स हैं, ठीक है, जो आपने दिए थे वो आपके रिटर्न नहीं हुए, वो कहीं आपके उनमें ड्रॉप देखने को मिला है, उन्हें कमी देखने को मिली है। जीएनपीए, ठीक है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो वुड नैरो टू 10.3% बाय मार्च 2019। अब आपका 2019 स्टार्ट हो चुका है, तो 3 महीने के अंदर आपको ये 10.8%, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया ना, ये 10.8%, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा लगभग 10.3%, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और देखो एक्सपेक्टेशन इसी करनी ही चाहिए। दिस प्रॉम्प्टेड मतलब इसने एक तरह से आरबीआई को और कुछ मतलब अचानक से उसने कुछ बोला, प्रॉम्प्ट किया उसको,
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, मिस्टर एस के दास या फिर शक्तिकांता दास, टू प्रोग्नोस्टिकेट दैट द सेक्टर अपीयर्स टू बी ऑन कोर्स टू रिकवरी। इस बात को देखते हुए आरबीआई के गवर्नर ने क्या बोला है, उन्होंने प्रोग्नोस्टिकेट किया है। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब उन्होंने अनुमान लगाया है और ऐसा कहा है, ऐसा अनुमान लगाते हुए कि दैट द सेक्टर अपीयर्स टू बी ऑन कोर्स टू रिकवरी। ऑन कोर्स मतलब कि पटरी पर आ जाना वापस से। जैसे मान लो कि आप कोई काम करते हैं, फिर आपका उससे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, फिर वापस से बैक ऑन द ट्रैक आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑन कोर्स। सो अपीयर्स टू बी ऑन कोर्स टू रिकवरी, दैट मीन्स कि आपको जो आपकी पटरियां हैं, आपकी जो रिकवरी की पटरियां हैं, उन पे आपको वापस आना पड़ेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा करना ही पड़ेगा सेक्टर्स को। स्टिल स्टैंड ऑन बैंक्स कंटिन्यू टू हैव हायर लेवल्स ऑफ बैड लोन्स। अभी भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टेट ऑन बैंक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपके जो हायर लेवल्स ऑफ बैड लोन्स हैं ज्यादा देन देयर प्राइवेट सेक्टर पीयर्स। पीयर्स मतलब यहाँ पे होता है सहकर्मी, जो आपके साथ काम करता है उसको बोलते हैं पीयर्स, है ना। उसको बोलते हैं कलीग भी बोलते हैं ना, कलीग भी बोलते हैं इसको, और पीयर बोलते हैं इसको, पीयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो बात करें कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो पीयर्स हैं, ठीक है, जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करते हैं, तो उससे बुरी कंडीशन किसकी चल रही है, स्टेट ऑन बैंक्स की चल रही है। एंड आर प्रोजेक्टेड टू शो स्लोअर इंप्रूवमेंट्स ओवर द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल। दैट में आपका फिस्कल जो ईयर होता है, आपका जो 1 अप्रैल से चालू होता है, कहीं ना कहीं आपका जो सेकेंड हाफ है उसके अंदर आपका जो इंप्रूवमेंट्स है वो काफी स्लो देखने को मिले हैं। किसके अंदर, स्टेट ऑन बैंक्स के अंदर, ठीक है। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर पीयर्स के अंदर अच्छा चल रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके जो मतलब कि उनके साथ में काम करने वाले हैं, पीयर्स उनको बोलेंगे, तो उनके साथ में कहीं सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑन बैंक की बात हो रही है, जो आपके जिनका जो दृश्य पुअर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पे। कब, सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल। The GNPA ratio for this category at public sector banks was 21.6% compared with just 7% at private banks। देखो कितना कंपैरिजन, कितना डिफरेंस हो रहा है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट्स बैंक्स हैं, उनमें आपका जो GNPA रेशियो लगभग 21.6% है। बहुत ज्यादा है। और लेकिन बात करें, कंपेयर करें इसको प्राइवेट बैंक से, तो वो लगभग 7% है। तो देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो काफी घाटे में है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आपके सही चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज थोड़ी आपकी, मुझे लगता है उनकी पॉलिसीज ज्यादा स्ट्रिक्ट होती होंगी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। इंटरेस्टिंगली द आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, आपको पता होना चाहिए पीसीए क्या था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और ये किसके लिए था, एक बात थी एनपीए के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए आपने एक एक्शन स्टार्ट किया था आरबीआई ने, एंड दैट वाज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए, which attracted criticism including from government appointee on the central bank's board, has significantly helped lower contagion risk to the banking system। पीछे था वो काफी आपको हेल्प कर रहा है, उसके बारे में सोचा जा रहा था कि वो अच्छा नहीं होगा, क्रिटिसिज्म झेला उसने, पीसीए ने, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की जो आपकी पॉलिसी थी उसने, लेकिन अब आपको अच्छा दिख रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें काफी हेल्प हुई है इस चीज से आपको, ठीक है। बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए एक कंटेजियन एनालिसिस दैट अज्यूम्स there would be no sovereign guarantee provided for the 11 public sector banks placed under the PCA curves। दैट मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एनालिसिस था वो कहीं ना कहीं आपका सही नहीं था। और यहाँ पे बात की जा रही है, देखो यहाँ पे देखो बात की जा रही है 34,200 करोड़, लेकिन फ्रॉम 73,500 करोड़। दैट मीन्स कि आपको पता है कि इतना पहले आपका जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था वो आप लगभग आपका इतना हो गया है, तो काफी कम देखने को आपको मिला है, कितना आपका बहुत अच्छे से आपने इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। Close to 95% of the frauds reported in the 6 months ended September were credit related। लगभग 95% जो आपके फ्रॉड होते हैं जो कि लास्ट 6 मंथ के अंदर आए हैं और सितंबर की बात करें तब तक आए हैं, उनमें ज्यादातर रिलेटेड किससे हैं, क्रेडिट से रिलेटेड हैं, यानी पैसे से ही रिलेटेड हैं, क्लोज टू 95%। विद पीएसपी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगेन bearing the brunt of malafide intent on the part of borrowers। दैट मींस कि bearing the brunt होता है कि परिणामों को भुगतना, ऑफ किसके परिणामों को भुगतना, मेलाफाइड होता है कि किसी पे विश्वास नहीं करना। देखो फाइड का मतलब होता है विश्वास मत करना, है ना, और मेला का मतलब नेगेटिव सेंस होता है मेलाफाइड। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो बोनाफाइड होता है वो आपका लीगल होता है और मेलाफाइड आपका इलीगल कोई चीज होती है उसको बोलते हैं। तो जो इलीगल आपका इंटेंट था, जो बोरोवर्स का इंटेंट था,
उसका एक तरह से उसका आपका रिजल्ट किसने झेला, टोटली रिजल्ट किसने झेला, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। जो आपके गवर्नमेंट बैंक्स हैं उन्होंने ज्यादा झेला, दैट्स वाई उनका एनपीए रेशियो 21% के आसपास है, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका एनपीए 7% के आसपास है। एज मिस्टर दास सेड इन हिज फॉरवर्ड मतलब जो पहले के कथन होता है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, मिस्टर दास ने, शक्ति कांता दास ने, जो अपने नए गवर्नर हैं, ठीक है, 25th गवर्नर हैं इंडिया के, ठीक है। द रिसेंट डेवलपमेंट्स in IBPS have underscored the need for greater prudence in risk taking। मतलब उन्होंने क्या कहा, the recent developments, जो फिलहाल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं किसके अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडरस्कोर कर दिया, उन्होंने कहीं कहीं नेग्लेक्ट कर दिया है द नीड, किस चीज की नीड को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है, फॉर ग्रेटर प्रूडेंस, ज्यादा समझदारी की, प्रूडेंस होता है समझदारी, इन रिस्क टेकिंग। कहीं ना कहीं आपके जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने काफी आपको एक तरह से बोल दिया है कि आपको जो आपके रिस्क टेकिंग है उनके अंदर आपका जो समझदारी है उसको आपको कहीं ना कहीं अंडरस्कोर कर दिया, उसको अंडरमाइन कर दिया है, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस इसके अंदर है, रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स सिर्फ पॉलिसी मेक करते हैं, रेगुलेटर्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। नीड टू वर्क टुगेदर, उनको साथ में काम करने की जरूरत है, टू इंसुलेट द इकोनॉमी फ्रॉम द रिस्क ऑफ सिमिलर फियास्कोज। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे आपके जो फेलियर होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी का फेलियर आपको पता है छोटा नहीं होता, इकोनॉमी का फेल होना आपके पास जो होता है, महंगाई बढ़ जाना, महंगाई कम हो जाना, है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको इकोनॉमी को बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को साथ में काम करना पड़ेगा, इकोनॉमी को बचाना है किस चीज से, रिस्क ऑफ सिमिलर फियास्कोज। फियास्को होते हैं आपके पास जो उसको बोलते हैं फेल्योर, एक्सट्रीम फेल्योर होता है उसको बोलते हैं फियास्को। इसके लिए एक वर्ड और होता है डिबेकल, DEBACLE, डिबेकल, उसको भी यही बोलते हैं फियास्कोज। और आप फियास्को को ध्यान रखें, इसने प्लूरल तो बनाया लेकिन आपको पता है फियास्को ओ से एंड होता है, लेकिन ओ से भी एंड होते हुए भी इसने ES नहीं लगाया है। ध्यान देना, फियास्को का प्लूरल क्या बनता है, फियास्कोस बनता है, बट एस लगता है ओनली, ES नहीं लगता है। रूल्स के अकॉर्डिंग ES ही लगना चाहिए, आपको पता है मैंगो हो गया, ठीक है, या आपका गो हो गया, वैसे आपका ES ही लगता है, बट इसमें एस लगा हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और कमांडोज भी आपका क्या, कमांडोज भी होते हैं उसमें भी ऐसे लगता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको साथ में वर्क करना है। तो ये अपने आर्टिकल्स थे, आज के 2 आर्टिकल्स थे, आपको पता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, वैसे तो 2-3 आते हैं, आपको पता है एक्स्ट्रा भी आते हैं, लेकिन वो अपने काम के नहीं होते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते। हमारा जो फोकस होता है वो इंडियन रिलेशंस के होता है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपको कोई सजेशन देना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।